नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार निगम और आज मैं आपसे बात करूंगा न्यायपालिका की विश्वसनीयता और शुचिता पर। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से जले नोटों के ढेर मिलने के बाद न्यायपालिका की साख पर सवाल उठने लगे। भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि यह संविधान की रक्षा की गारंटर भी है। जो भारतीय संविधान है, उसकी व्याख्या करने और उसकी सुरक्षा या गारंटर के तौर पर भारतीय न्यायपालिका काम करती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों ने इसकी विश्वसनीयता और शुचिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार का कोई पहला मामला नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि लोग अदालत की ओर रुख तब करते हैं जब वह व्यवस्था से परेशान और हैरान हो जाते हैं, अथवा कानून का उल्लंघन कर उसके साथ इस तरीके का अन्याय किया जाता है, इस तरीके से उत्पीड़ित किया जाता है कि वो अदालत की शरण लेता है और वो न्यायपालिका अथवा न्याय की देवी के पास इस उम्मीद के साथ जाता है कि उसको वहां पर राहत मिलेगी। लेकिन अदालतों में प्रायः ये देखा जाता है कि अदालत की कुर्सी के नीचे जज के पेशकार, क्लर्क और दलील अथवा अन्य कर्मचारी नई डेट लेने के लिए, डेट बढ़वाने के लिए या फाइल को इधर से उधर करने के लिए खुलेआम घूस ले रहे होते हैं। मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि जहां आप न्याय पाने के लिए जा रहे हैं, वहीं आपको भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है, जबकि ये ऐसा माना जाता है कि न्यायपालिका में उसे न्याय मिलेगा और इस तरीके के कानूनों का उल्लंघन उसे वहां देखने को नहीं मिलेगा आम आदमी को। अगर लोग ऐसा नहीं करते हैं, यानी पैसा नहीं देते हैं, घूस नहीं देते हैं, तो उनको कोर्ट के अनगिनत चक्कर काटने पड़ते हैं। तो कई तरीके के यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। क्या इसके कारण न्याय की गरिमा को ठोस लगी है? जो जस्टिस यशवंत वर्मा के संबंध में जले हुए नोटों की जो जिस तरीके से खबर आई, उनके जब वहां आग लगी उनके घर पर और ये बताया गया कि स्टोर में 500 के जले हुए नोट मिले, तो उसके बाद कई सवाल खड़े हुए। क्या न्यायिक कार्य के दौरान जस्टिस वर्मा ने जो फैसले किए उनको रिव्यू किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक शुचिता बनाए रखने के लिए ठोस कोई रणनीति भी बनाएगा? सवाल ये भी है कि क्या अदालतों में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जरूरत न्यायपालिका समझती है? क्या जस्टिस वर्मा का मामला सिर्फ जांच तक सीमित रहेगा या कुछ और आगे बढ़ेगा? सवाल यह भी है कि क्या कानून मंत्रालय, सरकार और संसद भी इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी? वास्तविकता तो यह है कि जस्टिस वर्मा के मामले में न्यायिक प्रणाली, जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है, और उसके पीछे होने वाले खेल पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। हालांकि ये जांच के बाद ही पता चलेगा ये पैसा कहां से आया अथवा किस आधार पर लिया गया था पैसा, ये जांच का विषय है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि जस्टिस वर्मा पूरी तरीके से इस मामले में दोषी हैं। ये तो जांच के बाद ही तय होगा कि वास्तविक मामला क्या था। लेकिन न्याय मिलने में देरी, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसकी गोपनीयता और न्यायिक अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण न्यायिक सुधारों की जो मांग लंबे समय से की जा रही है, उसका क्या? लेकिन जस्टिस वर्मा प्रकरण के बाद अब इसकी जो जरूरत है पहले से अधिक हो गई है। मांग तो बहुत समय से चल रही है, लेकिन अब ये मांग लगता है कि इसको तुरंत जो है इस पर विचार करना चाहिए, जो इसके लिए
जवाबदेह संस्थाएं। और ऐसा नहीं है कि किसी न्यायाधीश पर कोई पहली बार इस तरह का आरोप लगा है। मैं इस मामले में आपको कुछ बताना चाहूंगा, जो पहले इस तरह के मामले आए हैं। वर्ष 1990 के दशक में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामास्वामी पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप लगे। 1993 में संसद में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया गया, क्योंकि किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को सिर्फ संसद में महाभियोग ला करके इम्पीचमेंट की प्रोसीजर के बाद ही उन्हें हटाया जा सकता है, और दूसरा कोई तरीका नहीं। लेकिन यह जो इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया गया था वो पास नहीं हो सका संसद में। इसके पहले 1984 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन पर 33 लाख रुपए गबन का आरोप लगा था। राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में इस पर चर्चा होने के पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 2009 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस निर्मल यादव पर 15 लाख की घूस लेने का आरोप लगा था। इसी तरीके से मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरण पर तमिलनाडु में अवैध जमीन अर्जन करने और संपत्ति संचय के आरोप लगे थे। उनके खिलाफ 16 शिकायतें दर्ज की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो प्रमोशन है उसको रोक दिया था। जांच के बाद जो है, जब जांच का दबाव उन पर बढ़ा तो दिनाकरण ने 2011 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसएन शुक्ला पर मेडिकल कॉलेजों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप उन पर लगा था। दिल्ली की 30 हजारी अदालत की वरिष्ठ न्यायाधीश रचना तिवारी लखनपाल को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उनसे 94 लाख रुपए नकद भी बरामद करने का दावा किया था। अब इससे क्या साबित होता है? इससे आम आदमी पर न्याय के प्रति जो विश्वास बना हुआ था उसको क्षति पहुंची है, उसको चोट पहुंची है। ये निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत को कटघरे में खड़ा करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, जो अभी जस्टिस वर्मा का जो मामला है, उसको गंभीरता से लिया है और इसकी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। अब जांच के बाद ही सही तथ्य जो है निकल कर आएंगे। लेकिन ये कैश कांड है, ये जो नकदी का कांड है, इसने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। मेरा मानना है कि न्यायपालिका की साख को बचाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर ईमानदारी के मानक तय करने होंगे। एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता है भारत में, ताकि किसी न्यायाधीश की निष्पक्षता और उसके फैसलों पर सवाल ना उठे। इसके अलावा सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, इसके लिए जो सरकार है और संसद है उसे भी इस मामले में गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को दूर करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह न्यायपालिका ही लोकतंत्र की असली गारंटी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।